चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज। देखिए, पानी जो है ना वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग इन चीज़ों से जुड़े हैं कि पानी हमारी एक बेसिक नीड है ना। भोजन, पानी, कपड़ा, मकान, आवास, और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने आसपास के रिसोर्सेज पर निर्भर रहते हैं। जिन रिसोर्सेज के आसपास निर्भर रहते हैं वो हमें प्रकृति से प्रदत्त है, यानी हम उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका हम डायरेक्टली नेचर से उनको अडोप्ट करके, गेन करके, और हम उनका यूज करते हैं। जैसे एयर, वाटर, लैंड जो सॉलिड पार्ट है, ये सब चीज़ें हैं जो नेचुरल है, प्रकृति से प्रदत्त है, जिनका हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अब पानी की क्या कंडीशन है आज विश्व में, हमारे देश में, हर जगह आपको पता है, आप खुद भी वाकिफ हैं। हम वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं और वाटर पोल्यूशन के ऊपर कई सारे वीडियो बनाते हैं, कई सारे लेक्चर्स देते हैं, भाषण करते रहते हैं। लेकिन जब बात वास्तविकता की आती है तो वहाँ हम टिक नहीं पाते। वास्तविकता में हम ही अपनी पृथ्वी के दुश्मन बने हैं। हम ही वो लोग हैं जो पोल्यूशन कर रहे हैं। हम ही लोग हैं जो बाइक खरीद रहे हैं, फोर व्हीलर खरीद रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि पोल्यूशन कम करें। अरे भाई, आप खुद एक ऐसा व्हीकल खरीद रहे हो जो कार्बन का उत्सर्जन करेगा। कार्बन कार्बन अब ये जो कार्बन यहाँ हमारे आसपास एनवायरनमेंट में फैलेगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, शहरों में रहना पसंद कर रहे हो, गाँव में रहना पसंद नहीं है आपको। नेचुरल चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आपको आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद है। आपको गैजेट्स के साथ टाइम बिताना पसंद है, ना कि पेड़ की छाया में बैठना आपको पसंद है ना। तो हम नेचर से जितना दूर हो रहे हैं, प्रकृति से हम जितना दूर हो रहे हैं, उतना ही वह हमारे लिए घातक होती जा रही है। दूर होने का मतलब यह हम उससे दूर जा नहीं रहे हैं रहने के लिए, बल्कि हम उनकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या हम उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। एनवायरनमेंट भी एक छोटे बच्चे की तरह है, उसका हम केयर करेंगे तो वो हमारे लिए ही लाभदायक है। तो इस चैप्टर में हम वाटर रिसोर्स को समझेंगे, उसको Nearly सीखेंगे। 75% of the Earth is covered by water. Water is one of the most abundant natural resources available to us. One good thing about water is that it is a renewable resource. It keeps moving in a hydrological cycle, changing from one form to another, but it is never lost or spent. Water is essential for life. Besides drinking, water is essential for many of our daily requirements, like cooking, cleaning, and washing. Water is vital for cultivation. This is the reason why all early human settlements were made along rivers or other sources of water. Water is also essential for industries and economic growth. Hydropower is one of the most important sources of electricity in the world. Industries also require lots of water for production, cleaning, and disposing waste. We all know that 75% of the Earth's surface consists of water. You must be wondering that when water is such an abundant resource, why is there a scarcity of water in different parts of the world? The answer lies in the sources of water available to us. Around 97% of the total water available on the Earth lies in the seas and oceans. This water is saline and not fit for human and industrial use. Only 2.5% of the total water on the Earth exists as fresh water that we can use. Nearly 70% of this fresh water
is locked in the polar ice caps and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountainous regions of the world. Just under 30% lies buried in the earth as groundwater. A small fraction of it is above the ground or in the air as water vapor. Only around 0.3% of the total fresh water exists in rivers, lakes, and ponds. Which are the main sources of water for human and industrial use. Thus, we see that only a tiny fraction of the total water available on the earth occurs in a form fit for human and industrial consumption. Precipitation or rainfall is another source of fresh water. India receives around 4% of the total rainfall in the world. Rainwater can be an important source of fresh water. However, in the absence of proper conservation measures, most of it flows back into the sea through rivers or is lost through evaporation and pollution. India has substantial water resources. Still, a study by UNESCO places India at the 133rd position in the world in terms of water availability per person per year. Water scarcity is posing an alarming threat in most parts of the world, including India. What is water scarcity? The unavailability of sufficient clean water to meet personal, domestic, and industrial requirements in an area is called water scarcity. We usually associate the problem of water scarcity with dry, hot regions like deserts that receive scanty rainfall and have very few sources of clean surface water. Here is a map that shows projected water scarcity in the world by the year 2025. ये कुछ देर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया है, पूरा कंप्लीट नहीं। क्या समझे अब तक इससे? आप अपना अपना ओपिनियन दीजिए मुझे। इस वीडियो के थ्रू आपने ये 5 मिनट का वीडियो देखा है आपने, इससे आपको क्या समझ में आया? यस, मैं 1 बाय 1 पूछूं या खुद से बताइए आप? सर शिवम बोलिए। सर जो फ्रेश वाटर है वो सबका राइट है, मतलब बेसिक राइट है पीपल्स का। गुड, एक चीज आपने पकड़ी यहाँ से कि एक बेसिक राइट है व्यक्ति का पानी पीने का, शुद्ध पानी पीने का। ठीक है, और क्या देखा इसमें? एक बेसिक चीज इसमें बताई गई है सर, वो है सर वाटर की कमी पड़ रही है, और जैसे वाटर की कमी पड़ रही है उसके ज्यादा जिम्मेदार ह्यूमंस ही है। वेरी गुड, चलिए अच्छा जवाब दिया आपने शिवम। और कोई? देवेश, अनुष्का, गुरु प्रसाद, जयश्री, खुशी, मनदीप, अरे आप भी तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर विवेक, यस। सर इसमें सर ये बताया गया है कि सर वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। गुड, वेरी गुड, अच्छा जवाब है। और बच्चे अपना अपना ओपिनियन दीजिए। यस, प्रेम चौकसी। सर वाटर एक ह्यूमन के लिए सर बहुत सी नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स है, वेरी गुड। और जैसा आप सभी ने बताया
वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारे लिए जरूरी है। यस अनुषा। सर, और इस वीडियो में बताया कि 96.5% जो वाटर है वो ओशियंस में एग्जिस्ट करता है और ओनली 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है और 0.3% जो वाटर है वो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। और कोई बच्चे? बहुत अच्छा। देखो आपका खुद का ओपिनियन है, आप खुद ओपिनियन दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे और इस चीज़ को हम, देखो यहाँ स्टार्टिंग का मैंने दिखाया है वीडियो, स्टार्टिंग का, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो है। सब्जेक्ट को आराम से समझने के लिए तसल्ली से इस चीज़ को देखिएगा। ये वीडियो शेयर करूँगा मैं आपको। अभी हम इसको अब वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा, तो जहाँ केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये दिखाया है, ये थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और नॉर्मली सब जानते हैं वाटर रिसोर्स क्या होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि हम लोग कितना उसको देखते हैं, कितना सीखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा सभी को वाटर रिसोर्सेज। यस सर। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको याद रहने चाहिए। जैसे पहला फैक्ट है इसमें, हमारे पास जो पानी है उसके बारे में फैक्ट क्या है कि 97%, जैसा एग्जैक्ट बताएं तो 96.5%, 96.5% जो पानी है वो ओशियंस में है। और ये सॉर है, साल्टी है ना। ये कैसा पानी है जिसको हम पी नहीं सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो बाकी बचता है लगभग 3.5%, 3.5% जो बचता है वो हमारे फ्रेश वाटर के रूप में है। लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसा है वाटर जो ग्लेशियर के रूप में है, फ्रोजन है, जमा हुआ है। तो उसको अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है फिर 1%। 1% में जो हमारे यूज के लिए है, जिसको हम कह सकते हैं कि ताजा पानी जिसको हम पी सकें, तो नदियां हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, हमारे जो वेल हैं इनका पानी है। ये हमारे पास बचता है 0.03%। ये बहुत कम मात्रा में हुए। आप देखिए 100% जो हमारे पास पानी है उसमें से हमारे पास 0.03% पानी पीने के लिए है। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए कि आने वाली जनरेशन, जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उस हिसाब से पानी की वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनने वाला है। नेक्स्ट है कि हमारे लिए पानी यूजेबल कहाँ यूज होता है। तो सबसे बड़ी चीज ह्यूमन बींग्स के लिए फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद वो अगर रहता है, कपड़े पहनता है, तो उसको हाथ पैर नहाने धोने इन सब के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अब खाएगा तो कुकिंग के लिए भी, है ना। तो देखो ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग, इरिगेशन, इरिगेशन यानी सिंचाई, खेती का काम करता है। तो अब इसके अलावा ETC जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पे बहुत सारी मशीनों के लिए पानी तो हर जगह यूज होता है ना। अब पानी कैसा, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। रिन्यूएबल क्यों? क्योंकि हम इसको वापस से यूज कर सकते हैं। ये वापस से भाप बन के उड़ता है। अब देखो जब आप वाटर साइकिल पढ़ते हैं, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, आपका 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है वाटर साइकिल की। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, वाटर साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है? कोई बताएगा मुझे कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? बताइए मुझे, वाटर साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है? बताइए जल्दी से। सर अगर आपने वाटर साइकिल बताया तो आपका जल्दी से जवाब होना चाहिए था इवेपोरेशन। कहाँ से शुरुआत होती है? इवेपोरेशन। अब देखिए आपका जवाब कहाँ से आता है, आपके क्वेश्चन का जवाब आता कहाँ से है। आपसे जब पूछा जाए कि चलो वाटर साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे बारिश की शुरुआत कहाँ से होगी। अरे भाई पानी से होगी ना, पानी से शुरू होगा। पानी कहाँ होगा? कहीं पॉन्ड में होगा, ओशन में होगा, कहीं भी जहां पानी इकट्ठा होगा वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने से क्या होता है भाई बताइए? इवेपोरेट होने से क्या होगा? वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है ना, होता है ना। उसके बाद में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। पानी का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। या फिर हम कह सकते हैं यही वो घटना है जिसे हम
प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसी समय में जब आप एक तरफ से इवेपोरेशन की घटना देख रहे हैं, दूसरी तरफ से यही समय है, इसी समय में एक तरफ से प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो उनको भी सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे भाप जो होता है, भाप जब ऊपर उठता है तो एक जगह जाकर इकट्ठा होना शुरू होता है, लास्ट में ये जो प्रोसेस होती है ये कंडेंसेशन बनती है। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, हवा का एक तरफ झुकाव होता है, एक तरफ जाकर के वो जो नमी वाली जो हवा होती है, वायु जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है, इससे बादल बनता है। बादल बन के फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, उस बादल का क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ जाएगा, और जहां नमी होगी, जहां आर्द्रता होगी, वहां पे फिर प्रेसिपिटेशन। तो देखिए पूरा प्रोसेस दे रखा है, इवेपोरेशन, उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद सब्लिमेशन, देन कंडेंसेशन, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, वापस से फिर बादल का एक जगह से दूसरी जगह, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर इसके बाद में बीच बीच की अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे साधारण जो वाटर साइकिल है वो ये है, इसको आप समझ लीजिए, इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद में कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद में प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर पानी बह करके वापस से सरफेस फ्लोर से बह करके आया, तो इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब भी बारिश होती है, जब भी आप यूज करते हैं, वो ग्राउंड वाटर वहाँ ग्राउंड में चला जाता है वापस से, तो वो उसको हम वापस से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जगह ग्राउंड के ऊपर है, सरफेस एरिया पे है, तो उसे हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, दोबारा से उसका यूज कर सकते हैं। लगभग हम ये कहेंगे जितना हमारे पास पानी है उसका केवल और केवल 1%, only 1% फ्रेश यूजेबल वाटर वी हैव इज रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस साइकिल के थ्रू केवल 1% ही पानी हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। इफ वाटर इज रिन्यूएबल देन द क्वेश्चन आर, अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपके दिमाग में भी आया होगा, मेरे दिमाग में भी आता है कि अगर पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है तो फिर कमी क्यों है पानी की। दूसरी चीज, कमी है, फिर अगर रिन्यूएबल ही है तो इसको बचाने की क्या आवश्यकता है, फिर से दोबारा से बना लेंगे। या फिर तीसरा, क्यों ये मैनेजमेंट करना हमारे लिए जरूरी है। तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पहला क्या वजह है, तो दूसरी देखिए यहां से वजह देखते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सबसे बड़ी वजह पानी की कमी की क्या है कि भारत में अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो अनइक्वल है। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पानी की कमी की वजह क्या है कि हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, देखो जहां एक व्यक्ति जितना पानी यूज करता है उससे परिवार में संख्या बढ़ती है तो 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, ऐसे करके ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होने की वजह से फिर प्रोडक्शन ऑफ फूड, ज्यादा मात्रा में भोजन भी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भोजन भी ज्यादा मात्रा में चाहिए, और इसके अलावा भी अन्य ऐसे पर्पज होते हैं। तो ये पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा इशू है पानी में, जो वाटर स्कैसिटी है उसकी वजह में। नेक्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे जैसे हम खेती को व्यापारीकरण करते जा रहे हैं, तो आप समझिए व्यापारीकरण करने से क्या होता है, जो लैंड एरिया है जहां पे हम खेती करते हैं वो एरिया बढ़ता है। जब एरिया बढ़ेगा तो फिर उसमें इरिगेशन का जो एरिया है वो भी बढ़ेगा, और ज्यादातर क्या होगा, जो ऐसी खेती का विकास ज्यादा होता है जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, पानी कम से कम यूज हो और रासायनिक खादों का, जैविक खादों का इनका इस्तेमाल किया गया, तो उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो यही चीज अगर एग्रीकल्चर में आप कॉमर्शलाइजेशन करते जाएंगे तो समझिए इस बात को, इसका क्या असर होगा। सबसे बड़ा इसका असर क्या होगा बताइए जरा। सबसे बड़ा असर होगा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। ऐसी खेती होगी जो ड्राई सीजन में हो और इरिगेटेड एरिया है उसका विस्तार होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स बाय फार्मर, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल खोदे जाएंगे, कुएं खोदे जाएंगे, पानी के रिसोर्सेज देखे जाएंगे, तो इससे पानी जो है
जितनी मात्रा में ग्राउंड लेवल पे है वो और नीचे चला जाएगा। अब आपने देखा होगा कई स्टेट्स में क्या हो रहा है, जो पानी का लेवल है ना वो ग्राउंड वाटर जो नीचे जाता ही जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? यही वजह है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी वजह है पानी की कमी का, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बढ़ती हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो अपशिष्ट होता है, जो पोल्यूटेड जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स नाले में, नदियों में, ऐसी जगह बहा दिए जाते हैं। अब वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो जमीन में, ग्राउंड में चले जाते हैं और आसपास के जो कुएं होते हैं, वेल होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, उनमें वो नुकसान पहुंचाते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं। तो कभी भी देखो जो बड़े शहर होते हैं उनमें बहुत गंदगी रहती है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी गंदगी होगी, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाओगे उतने ही अपशिष्ट भी बढ़ेंगे। देखिए कोई भी नई चीज बनाते हैं तो कुछ कचरा भी, कुछ अवशेष भी निकलता है ना, कुछ रॉ मटेरियल्स का होता है, उन सबको कहीं ना कहीं आपको अपशिष्ट करना होता है, कहीं ना कहीं डालना होता है, फेंकना होता है। अब बड़े शहरों में आप देखोगे छोटी छोटी पॉलीथीन की थैलियां वगैरह, रेपर्स वगैरह, इन सबको कचरे में गाड़ियां इकट्ठी करके कहीं ना कहीं तो डाल के आती होगी, आसपास कहीं डालती होगी, कभी जब बारिश होती होगी वो बह करके आती होगी, कभी आग लगती होगी, या कभी मौसम बदलता होगा तो वहां मच्छर पनपते होंगे, आसपास बीमारियां होती होंगी। तो क्यों होते हैं ये सब चीजें? इसी वजह से तो होते हैं। बड़े शहरों में बीमारियां जल्दी क्यों बढ़ती हैं? इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि वहां पहले से गंदगी होती है। तो इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन ये भी तो पानी के रिसोर्स पे सीधा प्रभाव डालते हैं। दूसरा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, बड़े शहर बढ़ते हैं, तो उनमें लाइट की आवश्यकता बनती है, लाइट की आवश्यकता होती है तो वहां भी उनको पानी की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम लगाया जाता है इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहां भी तो पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी वहां कम वहां यूज होगा तो फिर पीने के लिए कहाँ यूज होगा? समझिए इस चीज को। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज करने का प्रभाव पड़ता है और वाटर पोल्यूशन का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख रहे होंगे, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है। नीड टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज, बट हाउ? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे बचाएं, लेकिन कैसे? तो देखिए आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये क्या बोलते हैं? वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हैज बीन स्टार्टेड सिंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई आज ही हम बात कर रहे हो, पुराने समय से भी जल संरक्षण की बात कही गई है, वाटर मैनेजमेंट की बात कही गई है। और अगर आप ध्यान से पीछे अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु वैली सिविलाइजेशन में आपने वाटर मैनेजमेंट का बहुत बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, जहां उन्होंने अपने मकानों के आसपास नालियां बना रखी थी, जो ग्राउंड वाटर है वहां तक जाने के लिए गड्ढे वगैरह बना रखे हैं, हर घर में कुआं बना रखा है। तो यानी वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक स्नानागार बना रखा है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है और पानी, गंदे पानी के निकास के लिए अलग से नालियां बनाई गई है, नालियों में भी आगे गड्ढे बनाए गए हैं कि कोई अपशिष्ट, कोई कचरा जाए तो वहां इकट्ठा हो जाए। तो ये चीज तो हम वहां से भी देख रहे हैं। ड्यूरिंग द टाइम कैनल्स एंड डैम्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। अब देखो समय के अनुसार आप देखिए कई कैनल्स बनाई गई हैं, नहरें बनाई गई हैं, है ना, कई बांध बनाए गए हैं पुराने राजाओं ने। जैसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने एक सुदर्शन झील बनाई थी, है ना, गुजरात में, जूनागढ़ में, गुजरात में सुदर्शन झील बनाई थी। उसके बाद रुद्रदामन था, एक शक राजा था, उसने भी वहां एक झील बनाई। इसके बाद अशोक ने भी वहां उसका जीर्णोद्धार करवाया, सम्राट अशोक ने भी। तो ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि ऐसे काम हुए हैं पहले भी, संरक्षण का काम पहले भी हुआ है। जैसे राजस्थान में एक हमारे यहाँ बीसलपुर बांध है जो बीसल देव राजा ने बनाया था। एक अजमेर में आना सागर झील है जो आना जी ने बनाई थी। अर्णोराज जो अजमेर के चौहान राजा थे, अर्णोराज, उन्होंने बनाई थी। तो इतिहास में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि वाटर मैनेजमेंट आज की घटना नहीं है, पहले भी हम करते आए हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो पानी को बचाने की या पानी को सेविंग करने की जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? देखिए, इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, बीसी का मतलब यहाँ बिफोर क्राइस्ट है, यानी जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे पहले के समय को बीसी के नाम से जाना जाता है। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में
Sri Gaverapuram water harvesting system was existed using the flood water from Ganga river. गंगा नदी से जो फ्लड आती थी, जो बाढ़ आती थी, उस पानी को फसलों के लिए यूज करने में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का वहां इंप्लीमेंट किया गया था पहली सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अभी मैं आपसे बता रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ऐसी झीलें बनाई है, ऐसे बांध बनाए हैं। एक तो आपको मैंने बताया जूनागढ़ सुदर्शन झील। नेक्स्ट, इरिगेशन सिस्टम वाज फाउंड इन कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर एंड कोल्हापुर। कलिंग ये उड़ीसा का एरिया है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर और कोल्हापुर ये महाराष्ट्र के एरियाज है। तो यहाँ पे सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम को फाउंड किया गया था भारत में। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वाज बिल्ट। 11th सेंचुरी में भोपाल सागर जो झील बनी है वो 11वीं सदी में बनाई गई है। इन द 14th सेंचुरी लितुश कंस्ट्रक्टेड अ टैंक इन अ हौज खास। दिल्ली में इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति है उसने एक हौज खास नाम का एक टैंक बनवाया था। तो समझिए कि उस समय भी मैनेजमेंट का काम तो होते आ रहा है। अब देखिए, एंशिएंट टाइम में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। एक चीज यहाँ बताई गई है, एक स्नानागार, एक बाथ रूम या बाथरूम नहीं, हम इसको एक तरह से ये तो ग्राउंड ही बना दिया, बहुत बड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कोई फेस्टिवल यहाँ इसमें आयोजित किया जाता था। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये एंशिएंट टाइम का है, सिंधु वैली सिविलाइजेशन का ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं continuation of traditional way in modern India by building dams in the most of the river basin। अब देखिए, ज्यादातर जो बेसिन्स होते हैं, रिवर बेसिन होते हैं, उनके मुहाने पर ही डैम बनाए जाते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं हाइड्रोलिक, और इनको मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट बोला जाता है। इन डैम पर जो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, बड़ा बांध बना करके वहां इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा देना, पानी के लिए अलग से और इरिगेशन के लिए, यानी 3 चीजें हो गई। तो ऐसे को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड वाटर एंड रेन हार्वेस्ट दैट कुड यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। यानी जो खेती का जो एरिया है, उस एरिया पर जो बारिश का पानी है फसलों के लिए उसको जो यूज किया जाए पारंपरिक तरीके से, उसे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। एट प्रेजेंट डैम्स आर बिल्ट फॉर मल्टीपर्पज यूजेस, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज। अब देखो, पहले के समय में तो केवल एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट करने के लिए ही डैम बनाए जाते थे। आजकल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और पानी के लिए भी, पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, है ना। अब डैम क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर डैम होता क्या है। डैम एक अवरोधक है। अवरोधक का मतलब एक बैरियर है। बहते पानी को एक जगह रोकने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है। इट इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर। रिजर्वियर का मतलब होता है कोश, एक जगह बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए उसे रिजर्वियर बोलते हैं, है ना। लेक और इम्पाउंडमेंट, यानी डैम का मतलब क्या है, जब कहीं किसी ग्राउंड वाटर पे, कहीं ग्राउंड एरिया पे कोई पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो उसको जब हम एक जगह रोकने के लिए कोई बैरियर बना दें उसके चारों तरफ, तो उसे हम एक डैम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। अब डैम्स कितने प्रकार के होते हैं। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, अब देखो, स्ट्रक्चर के आधार पे अलग बनाए जाते हैं, पर्पज के आधार पे अलग होते हैं और हाइट के आधार पे अलग होते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि मिट्टी का बांध, ठीक है, मिट्टी का जो डैम बनाया जाता है, रो डैम, ठीक है, पक्का होता है, सीमेंट का बनाया जाता है। स्ट्रक्चर का बेस अलग अलग हो गया। इंटेंडेड पर्पज, पर्पज का मतलब जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसको बनाया गया हो, या इरिगेशन के लिए उसको बनाया गया हो, या फिर मल्टीपर्पज बनाया गया हो, है ना, जिसमें लाइट का भी हो, हाइड्रोलिक भी हो। और हाइट, एक होता है हाइट में बिल्कुल छोटा सा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग, तीनों चारों ये कैटेगरी हैं। एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे अलग होगा, एक किस पे होगा, एक पर्पज के बेस पे, और एक हाइट के बेस पे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड। अकॉर्डिंग टू द हाइट, डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम्स, और अल्टरनेटिवली एज लो डैम्स
मीडियम हाई डैम एंड हाई डैम्स। देखो ये डिफाइन किया गया है कि जो बड़े डैम होते हैं उन डैम्स को हाइट के आधार पे लार्ज डैम और मेजर डैम दो प्रकार से, या फिर लो डैम, मीडियम और हाई, लो, मीडियम और हाई दो प्रकार से, लार्ज और मेजर, या फिर तीन प्रकार से, लो, मीडियम और हाई के रूप में हम जानते हैं। अब डैम जो हाइड्रल पावर के होते हैं, अब मल्टीपर्पज कैसे, तो देखिए यहाँ दिखाया गया है। पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा फ्लड कंट्रोल, वहां बाढ़ आती हो उसको कंट्रोल करने के लिए। वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए। इरिगेशन और हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म, जैसे नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये सारे काम उससे हो रहे हैं, है ना। और आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, डैम इज कंसिडर्ड एज द वन विच लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। जब भारत की आजादी होती है, भारत जब आजाद होता है विदेशी सत्ता से, उसके बाद भारत में विकास और प्रगति का एक सूचक समझा जाता है किसे, डैम को, ठीक है। क्योंकि डैम से एक तो इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, फ्लड कंट्रोल हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रही है, इरिगेशन हो रहा है और टूरिज्म को भी प्रमोशन मिल रहा है। कुछ डैम्स हैं भारत के, उनको देखते हैं। सम डैम्स ऑफ इंडिया, द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ऑन सतलुज। सतलुज नदी पंजाब में, आप जब नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वहां पंजाब के आसपास, हरियाणा के आसपास एक सतलुज नदी है, उसके बेसिन पर एक डैम बनाया गया है, भाखड़ा और नांगल, दो छोटे छोटे अलग अलग डैम हैं, ठीक है। उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। बड़ा, बहुत बड़ा डैम है, दो गांवों के बीच में है, भाखड़ा और नांगल के बीच में। बहुत फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, जिनका दो काम है। क्या क्या काम है इसका, एक तो पावर प्रोडक्शन का काम है, दूसरा इरिगेशन का, आसपास के इलाकों में इरिगेशन के लिए है। दूसरा इसमें देखिए हीराकुंड प्रोजेक्ट ऑन महानदी, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी है, उस नदी पर हीराकुंड प्रोजेक्ट बना हुआ है जो महानदी बेसिन पे है, और यह फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया है। इसका काम है फ्लड कंट्रोल करके, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी बहुत आता है, महानदी में पानी बहुत आता है, तो वहाँ फ्लड बन जाता है, तो उस फ्लड के पानी को रोकने के लिए इसे बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हमेशा याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्र भारत के, और अंतरिम प्रधानमंत्री, उन्होंने बड़े गर्व के साथ जो बांध हैं भारत के, उनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि डैम्स को, इंडिया के जो डैम्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। रीजन क्या है, इन इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। क्योंकि जैसे डैम होते हैं, तो डैम देखिए, जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है या हमारी जो विलेज इकोनॉमी है, इसके साथ साथ हमारा औद्योगिकीकरण भी बढ़े और हमारी जो शहरीकरण की जो इकोनॉमी है, शहरी इकोनॉमी, वो भी लगातार बढ़े, तो डैम इसलिए बड़े फ्रूटफुल रहते हैं। अब ये चीजें आप आगे देखेंगे, डैम्स किस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कोई माउंटेन है, वहां से बह के आती है, तो इसमें रिजर्वियर बनाए जाते हैं, और उसके बाद में डैम की दीवार खड़ी की जाती है, उसके बाद में डाउन स्ट्रीम का एरिया होता है। तो ये एक रचना है, ठीक है। इसमें और बात, बहुत सी चीजें हम देखेंगे, टेरी डैम आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी के लिए हम यहाँ तक रखते हैं इसको। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, भारत के जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, आप उन सभी की लिस्ट बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मैप बनाइए, और जो डैम है उनको लोकेट करिए, नदी के साथ उस डैम को रिलेट करिए, ठीक है। आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मनदीप, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। क्लास 10th, थोड़ा सा गंभीर बनिए और
अपने साथियों से कहिए कि मोस्टली सभी बच्चे क्लास लें, ठीक है। लेफ्ट कर दीजिए बेटा, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए।